जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। निक्की यादव, मासूम, विमलेंद्र, पम्मी, पलक, हिना, चलिए श्वेता, बहुत बढ़िया। चलिए रूबी कुमारी, अभिषेक कुमार, बहुत बढ़िया। रंजन, देखिए ये आपका है ना 2025 के लिए है ना, एंट्रांस 2025 के लिए ये आपकी पहली क्लास है। एंट्रांस 2025 के लिए आपकी पहली क्लास है, ठीक है। एंट्रांस 2025 की जो क्लास है वो आज से शुरू हो रही है और ये आपकी पहली क्लास है, ठीक है। ये आपकी पहली क्लास है। एंट्रांस 2025 के लिए ये आपकी पहली क्लास है और ये डेमो क्लास भी है। आप डायरेक्ट डेमो देख सकते हैं ऐप पर जाकर के। सभी लोग, सबके लिए फ्री है ये, और YouTube पर भी ये वीडियो को आप देख रहे हैं एज अ डेमो के तौर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे डीएलएड एंट्रांस एग्जामिनेशन को देखेंगे तो डीएलएड एंट्रांस एग्जामिनेशन के अंदर में आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए तो देख लीजिए यहां पर ना आपको ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो हमने टाइप कर रखे हैं आपके लिए, और ये सब हमने ऐप पर लगाया है और इसमें से बहुत अपलोड नहीं हुआ है, तो ये सब हम समय के साथ अपलोड कर देंगे। 2024 के 52 शिफ्ट के प्रश्न हैं। अब देखिए जो आपके एग्जामिनेशन में डीएलएड एंट्रांस के अंदर में आपको पढ़ना है वो क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूं आपको। अगर मैं यहां पर आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा, आपको यहां पर मैं दो चीजें पढ़ाऊंगा। नंबर 1 में जो पहला सब्जेक्ट हमारा होगा वो होगा सोशल साइंस। आपके डीएलएड के अंदर में पहला जो होगा वो होगा सोशल साइंस का, हमारा सोशल साइंस का। सोशल साइंस का अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, टोटल चैप्टर जो आपके सिलेबस में हैं वो कितने हैं? क्या वो 10 चैप्टर हैं? क्या वो 15 चैप्टर हैं? ठीक है, क्या वो 20 चैप्टर है? तो आंसर है नहीं। सोशल साइंस के अंदर में कुल मिलाकर के जो है आपको टोटल जो चैप्टर पढ़ने हैं वो 42 चैप्टर पढ़ने हैं, 42 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जी हाँ, 1 2 3 चैप्टर नहीं, टोटल 42 चैप्टर पढ़ने। कितने पढ़ने हैं? 42 चैप्टर पढ़ने। मैं एक सांस में 42 चैप्टर का एक बार मैं पढ़ लेता हूं, लिखना तो संभव नहीं है, मैं पढ़ लेता हूं। और ये वाली जो ओरिएंटेशन पीडीएफ है वो तो मिल ही जाएगी आपको कल तक अपलोड। आज मंडे है ना, कल संडे था तो बंद ही था, आज अपलोड हो जाएगा। ये सारा कुछ आपको ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आपको 42 चैप्टर में से क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना एक सीरियल वाइज वो हम बता देते हैं। और हमने कितना क्लास इसमें दिया है। भारत में राष्ट्रवाद हमने 3 थ्योरी 1 टेस्ट इसमें दिया है। स्थिति एवं विस्तार पढ़ना है, संविधान का निर्माण पढ़ना है। संविधान के निर्माण को 3 दिन हम लोग पढ़ेंगे, 2 दिन थ्योरी 1 दिन टेस्ट। इसके अलावा यूरोप में राष्ट्रवाद जो नेशनलिज्म इन यूरोप है उसको पढ़ना है, जिसमें 3 थ्योरी 1 टेस्ट होगा। अपवाह स्वरूप पढ़ना है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो नदियां निकलती है, कहां से उद्गम, उसका उद्गम स्थल है ना, कहां पर वो जाकर के गिरती है, कौन सी ईस्ट फॉलोइंग रिवर है, कौन सी वेस्ट फॉलोइंग रिवर है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे अपवाह स्वरूप के अंदर में। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, ये चैप्टर सिर्फ सुनने में छोटा लगता है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं को देखोगे तो इसमें हमने कितना क्लास दिया है, इसमें कुल मिलाकर के हमने जो है 4 क्लास दिया है, 4 क्लास। मैं इसको अलग से एक वीडियो यूट्यूब पर बना करके डाल दूंगा। इसमें 4 क्लास हमने दिया है। इसके अंदर में आपको लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको पढ़ना होगा। राष्ट्रपति को पढ़ना होगा, प्रधानमंत्री को पढ़ना होगा, उपराष्ट्रपति को पढ़ना होगा, है ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ना होगा। ये सारी चीजें, और साथ ही साथ आपको है ना जो चुनाव आयोग वगैरह है वो सब कुछ इसमें पढ़ना होगा। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं के अंदर में जितनी भी संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं सब पढ़ना होगा आपको। भौगोलिक खोज, राष्ट्रपति को जब पढ़ेंगे तो पूरा राष्ट्रपति पढ़ेंगे, है ना, राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ेंगे, महाभियोग कौन से अनुच्छेद में लगाए जाते हैं, इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के पावर के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को एडवाइस कौन देता है वो सब पढ़ेंगे। तो सारी चीजें इसके अंदर में। जब प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री, सॉरी, चलो मैं क्लास का जो है ना आपका वो चेंज कर दूंगा। अभी हिंदी की क्लास थी ये वर्ण वाली, मैंने उसमें ये वाला पीडीएफ खोल लिया है सोशल साइंस वाला, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है ना तो इसको खोल लिया है। तो ऐसा करते हैं ना, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। आपको 7 बजे से जो है ना मैं हिंदी पढ़ा दूंगा,
ठीक है। तो अभी सोशल साइंस आप पढ़ लीजिए, चूंकि इतनी बात इसमें हो गई है तो मैं इसका नेम वगैरह सब कुछ चेंज कर दूंगा, ठीक है, वो आपको सोशल साइंस के अंदर में दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है अपवाह स्वरूप, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, भौगोलिक खोज, भारतीय जलवायु इसमें पढ़ेंगे, है ना, भारतीय जलवायु, लोकतांत्रिक अधिकार पढ़ेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे, भारत में चुनावी प्रणाली पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी को हम लोग पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी जो पावर शेयरिंग है वहां से हम लोग सवाल वहां पर पढ़ेंगे। इसके अलावा नाजीवाद और हिटलर से संबंधित जो ट्रीटी ऑफ पीस है जिसके बारे में पूछा गया है, वियना समझौता के बारे में पूछा गया है ना, ये सब कुछ इसके अंदर में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। पूछा गया ना कि पहला एटम बम कहां पर गिराया गया था, दूसरा एटम बम कहां पर गिराया गया था, ये सब आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। फिर मैप से रिलेटेड एक दिन का मैप का क्लास हम रखे हुए हैं जिसमें मैप आपको पढ़ाएंगे। लोकतंत्र की उपलब्धियां, जो लोकतंत्र की उपलब्धियां हैं उसको हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। एक ही क्लास में थ्योरी प्लस टेस्ट, छोटा चैप्टर होगा, इसको करेंगे। आदिवासी समाज और उपनिवेश, एक दिन थ्योरी पढ़ना होगा, एक दिन टेस्ट के लिए प्रॉपर देंगे। फिर संसाधन चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। संसाधन भी क्या है, संसाधन में हमने 4-5 तरह का संसाधन बनाया, अलग अलग डिवाइड कर दिया संसाधन को। एक तो हम संसाधन के अंदर में पढ़ेंगे कि भैया संसाधन होते क्या है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन क्या है, ठीक है, जो अलग अलग संसाधन के प्रकार हैं, ठीक है। 20 नंबर का पूछता है, 20 क्वेश्चन होता है सुमित गुप्ता, ठीक है। सोशल साइंस के अंदर में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। अब देखो ये जो 20 क्वेश्चन के लिए 42 चैप्टर आपको पढ़ना होगा और ये 4 महीने की क्लास होगी आपको। लेकिन इसमें से ऐसा होगा कि ये 42 चैप्टर पढ़ा देंगे तो 20 में से आप आराम से 19 या 20 नंबर लेके आ जाएंगे। 20 नहीं तो अगर 1-2 प्रश्न ऐसा वैसा हुआ आप अच्छा से नहीं कर पाए तो 19 नंबर आ जाएगा आपका। संसाधन हो गया आपको, संसाधन में मैंने बताया नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन के प्रकार, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर कृषि संसाधन को अलग से हम लोग पढ़ेंगे, कृषि संसाधन को, ठीक है। इसके अलावा बिहार में जो कृषि और खेतीहर समाज में बदलाव हुआ है उसको पढ़ेंगे। जल संसाधन को एक ही क्लास में खत्म करेंगे। खनिज संसाधन, संसाधन को कितने प्रकार में बांटा, कृषि संसाधन, खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन्य और वन्य प्राणी संसाधन को फिर 2 दिन देंगे हम लोग, है ना। उसी तरह से समाजवाद एवं साम्यवाद हिस्ट्री का टॉपिक है, इसको 2 दिन देंगे। यहां पर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसको हम क्या करेंगे, 2 दिन देंगे। एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी और एक दिन अगले दिन क्या हुआ, पॉलिटी। इस तरह से हम लोगों ने इसको किया है, ठीक है। नोट्स आपको बनाने का मन है तो बनाइए, वरना सिर्फ पीपीटी से पढ़िए। नोट्स तो हम बना के आपको A4 साइज में देंगे, ये आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी टीम और हम सारे टीचर आपको नोट्स, पर्सनल शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। वही नोट्स से आपको पेन चला चला करके रिवाइज करना है। आपको अलग से नोट्स बनाने की मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ पढ़िए और सिर्फ समझने पर फोकस दीजिए, बस हो गया। पीपीटी से रिवाइज कीजिए। जैसे एक चैप्टर पूरा थ्योरी प्लस टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके अगले 2-4 दिनों के अंदर में जो है नोट्स आपका अपलोड हो जाएगा। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे नोट्स उसके 1 सप्ताह के अंदर नोट्स उसका आ जाएगा, ठीक है। विद इन 3-4 डेज, 3-4 दिनों के अंदर उसका नोट्स भी आ जाएगा। खनिज संसाधन, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, समाजवाद और साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, है ना, 2 क्लासेस में दिया। अर्थव्यवस्था और आजीविका 2 क्लास। शक्ति संसाधन में सिर्फ 1 क्लास दिया है, थ्योरी प्लस टेस्ट पढ़ना है। 32वां चैप्टर है हमारा निर्माण उद्योग, एक क्लासेस में दिया है, थ्योरी प्लस टेस्ट एक ही साथ पढ़ लेंगे। लोकतंत्र में चुनावी राजनीति 1 क्लास दिया है, इसमें थ्योरी प्लस टेस्ट एक साथ पढ़ लेंगे। व्यापार और भूमंडलीकरण ये आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। व्यापार और भूमंडलीकरण की बात करें तो 2 क्लास थ्योरी में, 1 क्लास टेस्ट में इसमें दिया है हमने। परिवहन, संचार और व्यापार की बात करें तो एक ही क्लास में, चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं और ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, परिवहन, संचार और व्यापार वगैरह में, तो इसमें हमने एक ही क्लास में थ्योरी प्लस टेस्ट को समेटा है। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद की बात करें तो 2 क्लास, एक दिन थ्योरी एक दिन टेस्ट हम लोग यहां पर किए हैं। समकालीन विश्व में लोकतंत्र की बात कर लें तो 1 क्लास है यहां पर। बिहार, प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या जो कि 38वां चैप्टर है आपका, इसमें 3 दिन पढ़ेंगे इसको। बिहार के बारे में जितनी जानकारी है वो सब बिहार स्पेशल के नाम से इस चैप्टर को हम पूरा कर लेंगे। 38वां चैप्टर। 39वां 39 चैप्टर जो होगा हमारा 39वां, लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे।
40वां चैप्टर होगा आपका शहरीकरण और शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। 41वां चैप्टर होगा जनसंख्या और 42वां चैप्टर होगा आपका, है ना, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ जो है यूनाइटेड नेशन, एक दिन पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे यूनाइटेड नेशन का और दूसरे दिन इससे संबंधित टेस्ट लगा लेंगे। ये जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको यही चैप्टर स्टेट में भी काम देगा, यही चैप्टर आपको सीटेट वगैरह में या बीपीएससी टीचर में जो यही स्टडी मटेरियल है, यही नोट्स जो है इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट होगा। इस चैप्टर के लिए जो चैप्टर पढ़ा देंगे उसके लिए बीपीएससी टीचर में भी आपको अलग से नोट्स या अलग से कोई क्वेश्चन नहीं देखना होगा। जितना क्वेश्चन हमारा होगा उसी को आप रिवाइज करके चले जाइएगा। अगर उससे कुछ पूछेगा उस चैप्टर से रिलेटेड, अगर सिलेबस में वो चैप्टर होगा आपका, तो 100% आपका सवाल जो है बनेगा, कहीं पर भी आप नहीं फंसेंगे। चलिए अब सोशल साइंस का हम लोग पढ़ लेते हैं। हालांकि हिंदी का क्लास था लेकिन इसमें सोशल साइंस स्टार्ट कर दिया। इसका नाम और सारी जो चीजें हैं थंबनेल वगैरह चेंज कर देंगे। पढ़ ही लेते हैं, मूड बन गया है सोशल साइंस का तो पढ़ लेते हैं। कल से हिंदी ही पढ़ेंगे इस टाइम में। भारत में राष्ट्रवाद कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी थ्योरी में हमने कितना दिन दिया है, 3 दिन दिया है। 3 दिन, 3 days, है ना। और टेस्ट में हमने कितना दिन दिया है, टेस्ट में 1 day दिया हमने, 1 दिन इसका टेस्ट में हम लोगों ने दिया है, ठीक है। और इसके नंबर कितने पूछे जाते हैं, कितने नंबर पूछे जाते हैं, तो हर 20 में से 2 प्रश्न जो है इस चैप्टर से आपको देखने को मिलता है। 20 में से कितने प्रश्न, 2 प्रश्न, है ना। हर शिफ्ट में लगभग 2 प्रश्न पूछा है। और ये भारत में राष्ट्रवाद जो है ना, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में आता है और मॉडर्न हिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट है। जब इसको आप पढ़ोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट तैयार होगा। बीपीएससी टीचर में आपको बहुत लाभ देगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, थ्योरी प्लस टेस्ट है। लेकिन अभी तो सिर्फ थ्योरी की क्लास है ना, टेस्ट हम लोग पढ़ कर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारी कैसी क्लास है, थ्योरी क्लास है, ठीक है। कैसी क्लास है, थ्योरी की क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली क्लास थी तो थोड़ा सिलेबस को समझा दिए, ऑरली सुना दिए। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, सारी चीजों की पीडीएफ हम देते हैं आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कहानी से, ठीक है। कहानी सुनो। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ज्यादा इधर उधर के सवाल नहीं पूछिएगा। उर्दू की क्लास होगी कि नहीं होगी, मुदस्सिर बहुत बार यूट्यूब पर बता दिए हैं, बिल्कुल उर्दू की क्लास कोर्स में शामिल है, लेकिन पहले दिन से नहीं होगी। जो बाकी सब्जेक्ट है आप उसको पढ़िए। उर्दू की सिलेबस बहुत छोटी है और बहुत समय से पहले हम लोग कर लेंगे। अभी एग्जाम के बहुत समय है। 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर से उर्दू की क्लास को शुरू करवाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। उर्दू के लिए एक नए टीचर, अच्छे टीचर हायर होंगे, फिर आपको उर्दू की क्लास करवाएंगे, ठीक है। चलिए, एसएसटी का क्लास 4 महीने चलेगा, जनवरी तक चलेगा आपका, ठीक है। फरवरी में जाके खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद की चेतना का जो मुख्य कारण था, देखो राष्ट्रवाद होता क्या है, पहले ये वर्ड समझ लेते हैं। व्हाट इज दी मीनिंग ऑफ राष्ट्रवाद, है ना। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए राष्ट्रवाद का क्या मतलब है। देखो राष्ट्रवाद का मतलब होता है, इसको कहते हैं नेशनलिज्म। इट इज द फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स आवर नेशन, ठीक है। हर क्लास जो है 1 घंटे की होगी, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद की चेतना का क्या, भारत में राष्ट्रवाद जो आया वो कैसे आया, तो देखिएगा कि राष्ट्रवाद कहते किसे हैं। इट इज द फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स आवर नेशन। इट इज द फीलिंग ऑफ लव, लव टुवर्ड्स आवर नेशन, तो याद रखिएगा हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारी जो मोहब्बत है उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हम सभी अपने देश से प्यार करते हैं ना, तो अपने देश से जो हम प्यार करते हैं वही वाला प्यार जो है, जो आपके दिल में है, हमारे दिल में है, वो जो फीलिंग ऑफ लव है, जो वो प्यार की भावना है, वही प्यार की भावना को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्यार का नाम क्या है, कहते हैं ना इस प्यार को क्या नाम दूं। तो इस प्यार का जो नाम है, जो देश के प्रति हमारा आपका प्यार है, इस प्यार का नाम क्या है, राष्ट्रवाद है। तो समझ गए होंगे आसानी से कि राष्ट्रवाद कहते किसे है, नेशनलिज्म किसको कहते हैं। अब देखिए नेशनलिज्म जो इंडिया के अंदर में जनरेट हुआ, अलग अलग जगह पर, जैसे यूरोप के अंदर में नेशनलिज्म अलग कारण से आया और इंडिया में अलग कारण से आया। इंडिया में जो नेशनलिज्म ग्रो किया, जो नेशनलिज्म बढ़ा, लोगों के दिल में मोहब्बत बढ़ी अपने देश के प्रति, है ना, ये जो भावना जो जनरेट हुआ या फील हुआ, भावना जो कि बहुत पहले से था, फील हुआ,
वो अंग्रेजों के कार्यकाल में हुआ। अंग्रेजी शासन व्यवस्था से हम लोग इतना ज्यादा उब गए थे, इतना ज्यादा असंतोष उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण जो है हम लोग क्या हुए, एक होने लगे। एक होने का कारण यह था कि हम लोग कहते हैं ना कि यार का सताया हुआ था, तो हम लोग सताए हुए थे। किसका? हमारा यार कौन था? अंग्रेज। तो अंग्रेजों के सताए हुए थे। क्लियर है? तो हम सभी भारतीय लोग जो है अंग्रेजों के सताए हुए थे। जब आपके पूरे मोहल्ले को एक व्यक्ति सताने लगेगा तो पूरा मोहल्ला मिल करके उससे लड़ता है। ठीक है, यूनिटी आती है उसमें, मोहल्ले के प्रति प्यार आता है आपके दिल में। वही कारण है यहां पर भी कि देश के अंदर में जो पूरा अंग्रेजों ने बवाल मचा के रखा था, जो शासन व्यवस्था बहुत खराब थी, करप्शन बहुत ज्यादा था, है ना, और मनमानी था, रूल ऑफ लॉ नहीं था, इक्वालिटी नहीं थी समाज के अंदर में, तो इन सब के से असंतोष होकर के लोगों के अंदर में अपने देश के प्रति मोहब्बत आई और फॉरेनर्स को भगाने के लिए जो है हम लोग तत्पर हुए, है ना। तो इससे हमारे दिलों में मोहब्बत आई और यूनिटी आई। जब भी नेशनलिज्म आता है इससे यूनिटी आती है, एकता आती है, एक किस्म के लोग जो है इकट्ठा होते। कोई जरूरी नहीं पूरे देश के लोग इकट्ठा यूनिटी आ जाएंगे, ठीक है, ये पूरे देश में यूनिटी आ जाएगी। तो वो डिपेंड करता है किस तरह की नेशनलिज्म की आप बात करते हो। नेशनलिज्म में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्र चेतना का उदय। ठीक है, राष्ट्र के प्रति आपकी जो थिंकिंग है, सोच है ना, जो मोहब्बत है, उसका उदय ही को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं, चूंकि हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर का एक ओवरव्यू दे दिए, चैप्टर में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। अब देखिए, एक प्रश्न अगर पूछा जाए कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ ये दोनों की जो शुरुआत हुई वो किसके कार्यकाल में हुई थी, तो आप क्या कहेंगे, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और प्रथम आईसीएस ऑफिसर, है ना, जो पहले सिविल सर्विस ऑफिसर थे, है ना, जो पहले सिविल सर्विस ऑफिसर थे, उनका नाम क्या था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत के पहले भारतीय सिविल सर्विस, पहले भारतीय डीएम कोई थे तो उनका नाम क्या था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहले जो आईएएस का एग्जाम था वो भारत में नहीं होता था, इंग्लैंड में होता था। तो पहले भारतीय जिन्होंने आईसीएस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया, उनका नाम क्या था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आप लोगों ने जाना होगा, जिसको शॉर्ट में कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी। ये ईआईसी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो याद रखिएगा सन 1800, ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी इंग्लैंड की, और सन 1858 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, चूंकि ब्रिटेन का जो कब्जा है वो धीरे धीरे भारत में होने लगा था, तो महारानी विक्टोरिया, है ना, चूंकि अगर भारत की कंपनी है तो भारत अगर ऐसा कानून बना ले कि ये डिसाइड करने लगे कि कौन सी कंपनी किस क्षेत्र में, कौन अफ्रीका में काम करेगा, कौन यूरोप में काम करेगा, यूरोप में फ्रांस में किसका काम होगा, तो इस तरह से एकाधिकार दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भारत के अंदर में व्यापार सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको लाइसेंस मिल गया, इकलौता लाइसेंस मिला भारत के अंदर में, कोई दूसरा इंग्लैंड की कंपनी को नहीं मिला। अगर 2-3 कंपनी आती तो कंपटीशन होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1858 ईस्वी में सिर्फ एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो एकाधिकार मिला भारत में व्यापार करने का। तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए थे। तो ये देखो, ये पहले से था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, तो 1600 ईस्वी में आ गए थे। कब आए थे? 1600 में आए थे, 1600 में आए। लेकिन याद रखिएगा, अच्छा एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में पहले कौन आया, तो याद रखिएगा सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर कौन आए, डच आए, तब फिर इंग्लिश आए, तब फ्रेंच आए। तो हम लोग बोलते हैं ना कि सर पीडीएफ कब डालिएगा, तो वही पीडीएफ ना बोल करके पीडीईएफ बोल दीजिए आप। तो पुर्तगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। 1600 ईस्वी में के आसपास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। लेकिन आपको पता है कि 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, 1857 का रिवोल्ट, मंगल पांडे वाला याद होगा, 1857 की क्रांति, है ना। मंगल पांडे के बाद ये हुई थी 1857 की क्रांति, जब उसको फांसी दी गया था। तो इसका जो तत्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का, वो क्या था, जो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से कारतूस बना था, उसके वजह से था, है ना, तत्कालिक कारण था। हालांकि इसके बहुत सारे कारण थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1858 ईस्वी में
1857 में जो बहुत बड़ी क्रांति हुई, उसके बाद वहां की महारानी जो है वो जग गई और उन्होंने कहा कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तुम लोग जो भारत के अंदर में इतना लफड़ा कर रहे हो, इससे तो भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अब जितना भी देसी राज होगा, सभी देसी राज जो तुम्हारे पावर के अंदर आता था, अब तुमसे हम ये देसी राज्य का पावर छीन रहे हैं। अब यहां से हम अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर भेजेंगे, कंपनी का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। उन इलाकों पर रूल जो है हमारा चुना हुआ पदाधिकारी करेगा, हमारा चुना हुआ मंत्री करेगा। तो फिर महारानी की तरफ से, यानी इंग्लैंड के सदन के मंत्री, एक मंत्री चुने जाते थे। जैसे मंत्री होता है ना हर चीज का, हर डिपार्टमेंट का मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर है ना, जो आपका होम मिनिस्ट्री में होता है ना, इस तरह से हर मिनिस्ट्री का होता है। उसी तरह से भारत के लिए भी एक मिनिस्ट्री चुना जाने लगा और वहां का जो सदन के कर्ता धर्ता होते थे वो यहां पर भारत के ओवरऑल होते थे। भारत का समझो कि प्रधानमंत्री हो गया, वो भारत का राष्ट्रपति हो गया, इस लेवल का दर्जा मिलता था और पूरे उसी के साइन से पूरा भारत चलता था। क्लियर है? तो ये महारानी विक्टोरिया अपने अंदर में इनको ले लिया 1858 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना। आप देखो जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए, बहुत बार बीपीएससी में यह सवाल पूछा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को बंबई का है ना एक कॉलेज है, नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये आज तक नहीं पूछा है, बहुत पहले पूछा जाता था। ठीक है, बाहुबली हम यहां पढ़ाने के लिए आए, आप कुछ भी पूछोगे उसका जवाब अगर देंगे तो ये क्लास में जो चीजें जिस तरह से एक सिलसिलेवार तरीके से चल रही है वो नहीं चलेगा। प्लस यहां पर जो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं लाइव में, उसमें से आपकी जो समस्या है वो 9,999 या फिर जो आपका 999 बच्चे हैं उसके लिए रिलेवेंट नहीं होगा, बाकी लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो इसीलिए आपको अगर कुछ पूछना है तो अलग से आप पूछ लेना। अभी क्लास में ना इधर उधर की कोई भी जवाब नहीं देंगे। रूल समझ लेना, नियम आप, कि आप कोई भी इधर उधर की चीजें या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई दूसरी चीजें पूछोगे तो लाइव क्लास में उसका जवाब नहीं देंगे आपको, क्योंकि हम ये जो टॉपिक है इस पर अड़े रहेंगे। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ पूछोगे, जो इस क्लास के बच्चे जो सुन रहे हैं उसको भी फायदा होगा आपकी बात से, आपके सवाल से, तभी उसका जवाब देंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, आपने सुना है ना, बाद में जाके एएमयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो एएमयू की स्थापना किसने किया था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने किया था सन 1877 ईस्वी में। ठीक है, अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, दो बड़े जो कानून हैं उसको देख लेते। बिल्कुल मैच कर रहा है, यही तो सिलेबस है, सिलेबस बदला नहीं है ना। डीएलएड का सिलेबस जो पिछले साल का था और अभी का, वो बिल्कुल बदला नहीं है। ठीक है, तो दोनों टॉपिक तो सारे सेम रहेंगे। इसमें अब यह है कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं आपको सवाल के अकॉर्डिंग। जब अगली क्लास होगी तो उसमें आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, 2024 के पूछे हुए प्रश्न भी यहां पर आपको कराएंगे। ठीक है, 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया है। ठीक है, 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया है। आपको पता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ना, ये कब पारित हुआ? 1878 ईस्वी में। क्या था ये एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? देखो, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ करके जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस में जो भी न्यूज़पेपर थे सब पर बैन लगाया गया था वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा। कब? सन 1878 ईस्वी में। इसी में एक बहुत अच्छी स्टोरी है, याद रखिएगा। एक जो है न्यूज़पेपर, एक पत्रिका थी जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम था? अमृत बाजार पत्रिका, बाजार पत्रिका। तो एक सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी पत्रिका थी, वो कौन सी, है ना, वो कौन सी पत्रिका थी? एक सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी पत्रिका थी जो रातों रात जो है अपना भाषा को बदल दी थी? तो याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका। किस डर से? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से। 1878 ईस्वी में आया। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो ये प्रेस पर पाबंदी थी। सर सैयद अहमद खान को एक बार फिर से बता दीजिए। सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में,
है ना। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना जो है गैर कानूनी हो गया था। पहले क्या था कि भारतीय हथियार रख सकते थे, उस पर कोई पाबंदी नहीं था, कोई उस तरह का मेजर कानून नहीं था। लेकिन 1879 में सीधा कह दिया कि जितने भी भारतीय लोग हैं अंग्रेज रख सकते हैं। यहां पर देखना, जैसे यहां पर ये कानून देखो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये कैसा कानून था कि इंग्लिश न्यूज़पेपर चलेगा, बाकी सारा न्यूज़पेपर नहीं चलेगा। रीजनल लैंग्वेज में जो भी न्यूज़पेपर होगा वो नहीं चलेगा। तो देख रहे हो जो अंग्रेजों की भाषा है उसको वरीयता दी जा रही है, उसको वैल्यू दी जा रही है। उसी तरह से यहां कह रहा है कि सिर्फ भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते, यानी अंग्रेज रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्म्स एक्ट आया था 1879 में, ठीक है, तो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार रखना लोग शुरू कर दिए थे। जो रिवोल्यूशनरी थे वो रिवोल्यूशन करते थे, कहीं पर भी अंग्रेजों पर अटैक किया करते थे, उनको दहशत में लाते थे, अंग्रेजों को डराते थे। तो इस तरह से आर्म्स पर पूरी पाबंदी लगाई गई थी कि जो भारतीय लोग हैं वो आर्म्स एक्ट के तहत 1879 में यह आया था, इसके तहत वो हथियार नहीं रख सकते थे। तो अगर पूछेगा कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, कई बार कॉलम बना के दे देता है, एक तरफ आपको कानून और एक तरफ वो कानून कब पास हुआ, तो याद रखेगा वो जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है 1878 में, और जस्ट उसके बाद 1879 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ था। सरकार ने 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर से आयात कर जो है हटा लिया। ठीक है, सरकार ने 1882 में सूती वस्त्रों से आयात कर हटा लिया। देखो आयात कर क्या होता है, जब आप बाहर से कोई सामान आपके देश में आता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं आयात कर। ठीक है, आयात, इंपोर्ट टैक्स, चूंकि इंपोर्ट होके आ रहा है आप उसमें टैक्स हटा लोगे तो वो चीज सस्ता हो जाएगा। जैसे ये पेन है 100 रुपए का है, इस पे 10% अगर इंपोर्ट टैक्स लगेगा तो ये भारत में जैसे ही अंदर आएगा तो ये 100 रुपए का इसका प्राइस था, अब इसकी कीमत भारत में हो जाएगी 110 रुपया। ठीक है, जैसे ही भारत में आई तो 110 हो गया, प्लस भारत का जो भी टैक्स वगैरह है जब ये बिकेगा जीएसटी वगैरह वो लगेगा। अगर हम इंपोर्ट टैक्स को घटा लें तो 100, ये डायरेक्ट वहां से आएगा तो 100 रुपए पड़ेगा। अब भारत में पहले से 110 रुपए कलम बिक रही है तो ये 100 रुपए होगा। तो कौन सा पेन सस्ता होगा, जो बाहर से आया वो सस्ता होगा। तो सूती वस्त्र, जो बना बनाया हुआ सूती वस्त्र था जो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों से बन के आता था, उस पे इंग्लैंड ने सन 1882 ईस्वी में भारत में जो सूती वस्त्र आ रहा था उससे भारत के अंदर में जो मौजूद थे, है ना, जो मौजूद थे उन्होंने क्या किया, यहां से पूरी तरह से ये टैक्स हटा लिया, जिसके कारण सूती वस्त्र भारत में खूब सस्ता हो गया, जिससे यहाँ का जो उद्योग धंधा था वो बर्बाद हो गया। यहाँ के जो कारीगर थे जो हाथों से बुन करके बड़ी मेहनत से अच्छे कपड़े बनाते थे वो महंगे हुआ करते थे, और सूती वस्त्र चूंकि ऑलरेडी मशीन से बनता था, है ना, और इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी ये लोग भारत से ले जाते थे, बहुत सस्ते रेटों में यहां से ले जाते थे, इसलिए इनका इनपुट कॉस्ट कम होता था, मशीन से बनता था तो उससे भी पैसा बच जाता था, और भारत में आने के बाद भारत में कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगता था तो और भी ये सस्ता हो जाता था, जिसके कारण सूती वस्त्र महासस्ता हो गया था भारत के अंदर में। इससे क्या हुआ, इससे लोगों को तो राहत मिली, भैया सूती कपड़ा मिल रहा, लेकिन देश को नुकसान हुआ। देश की जो उद्योग धंधा था, जो हमारा सूती वस्त्र ही मेन था, है ना, जो वस्त्रों का हमारा उद्योग था जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी भारत के अंदर में, वो धीरे धीरे बर्बाद होनी शुरू हो गई। लोगों ने खादी पहनना बंद कर दिया क्योंकि वो महंगा हुआ करता था। एक खादी का शर्ट लोगे तो सूती का सत्र 3 से 4 सूती का सत्र शर्ट जो है उसी पैसे में खरीद सकते थे। यही कारण है कि 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो उसमें सूती कपड़ों को जलाया था और कहा था कि खुद से चरखा चलाओ, खुद से कपड़ा सियो और अपने से कपड़ा सी करके घर में पहनो, अगर खरीद नहीं सकते हो तो खुद से सी के पहनो, है ना, सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, अंग्रेजों का सूती कपड़ा पहनना बंद करो। तो बड़ी बहुत बड़ी ढेर लगा करके सूती के कपड़ों में आग लगाई गई थी, ठीक है, ताकि इससे एक जो संदेश है पूरे देश में जाए, ठीक है, और अंग्रेजों का जो व्यापार है वो धीरे धीरे नीचे आ जाए। ठीक है, वो लोग व्यापारी थे, व्यापार नीचे आएगा तभी वो जगह जगह पे आएंगे। ठीक है, नोट नहीं करना पड़ेगा आपको, आपके नोट्स में ऑलरेडी होगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पास हुआ था। सन 1883 में इल्बर्ट बिल पास हुआ था जिसके अनुसार भारतीय एवं यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था।
ठीक है। अब देखो ये इल्बर्ट बिल जो कानून था अपने आप में बहुत बड़ा विवादित कानून था, पता है। ठीक है, इल्बर्ट बिल जो है, ये जो बिल था ये अच्छा कानून था। अच्छा कानून था किसके लिए? हम भारतीयों के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने इस पर बहुत विवाद खड़ा किया, बहुत विवादित बना दिया इसको। भैया इल्बर्ट बिल में यह कहा गया था 1883 ईस्वी में कि जो भी मुकदमे होंगे फौजदारी मुकदमे, ठीक है, उसकी सुनवाई, है ना, चाहे वो व्यक्ति, दोषी व्यक्ति यूरोपीय व्यक्ति हो या फिर भारतीय व्यक्ति हो, है ना, उसका जो सुनवाई है वो भारतीय सामान्य न्यायालय में करना था। यानी कि भारतीय जज भी उसको सुन सकते थे। उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं थी, स्पेशल बेंच बनाने की आवश्यकता नहीं थी। सामान्य न्यायालय में भारतीय जज भी रहते हैं और जो अंग्रेज थे, यूरोपियन जज थे, वो भी रहते थे। तो हो सकता था कि अंग्रेजों का मुकदमा भारतीय जज के सामने चला जाए। इस पे यूरोपियों ने, इस पे जो यहां पर अंग्रेज थे उन्होंने बहुत बवाल काटा, बहुत ज्यादा बवाल किया कि भैया हमारे मुकदमे को, है ना, जो भारतीय जज हैं वो देखेंगे, हैं वो तो उसको तो बहुत छोटा मानते हैं हम लोग, वो तो खुद उपनिवेश बना हुआ है हमारा, वो तो खुद गुलाम है। तो क्या वो जज क्या वो हम पर फैसला सुना सकते हैं? क्या हमको जेल पर डाल सकते हैं? बहुत बड़ा बवाल हुआ इल्बर्ट बिल पर। हालांकि बहुत अच्छा कानून था कि भैया जज तो जज है, तो समान न्यायालय में फौजदारी मुकदमा चलेगा तो उसमें यूरोपीय का मुकदमा भारतीय जज देख सकता है और भारतीयों का जो सुनवाई है वो यूरोपीय भी कर सकता है। ठीक है, नूर जन्नत, जब पूरी चैप्टर पढ़ाई हो जाएगी, आखिरी दिन टेस्ट वगैरह सब हो जाएगा, उसके बाद आपको 1-2 दिनों के अंदर इस चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे उसके 2 दिन के बाद नोट्स आपको विदिन 2 डेज कभी भी मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने, अच्छा इसमें क्या हुआ था पता है, फिर इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया था। क्योंकि बहुत बड़ा विवाद हुआ तो 1833 में इल्बर्ट बिल जो पास हुआ था उसको बाद में वापस ले लिया गया। तो इससे भारतीयों के मन में बहुत गुस्सा आया कि ले देकर के एक तो अच्छा कानून आया था, उसमें भी अंग्रेजों को बड़ा आपत्ति हो गया। यानी अंग्रेज अपने आप को बहुत बड़ा सुपर हीरो और हम लोगों को बहुत बड़ा जीरो समझते हैं। ठीक है, हम लोगों को इंसान नहीं समझते हैं। तो इससे हम लोगों का, अंग्रेजों का दोहरा चरित्र जो है ना वो लोगों के सामने आ गया जब इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर यह तर्क देते हुए किया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। देखो एक सवाल आपको पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। चूंकि ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम है आपका, तो यह प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो याद रखिएगा सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, और यह लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? सन 1905 ईस्वी में किया था। किस आधार पर किया था? उन्होंने कहा कि देखो बहुत बड़ा बंगाल है, आबादी बहुत बड़ी है, तो इसीलिए जो आज का बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है ना, ये सब आसपास के जो ये थे वो सब मिला हुआ था, उसमें सारा जो राज्य है वो मिला हुआ था। इसलिए बंगाल को डिवाइड कर दिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भैया बहुत बड़ा बंगाल है, इसलिए इसका डिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसको चलाना मुश्किल है, इतना बड़ा है ना कि चलाना मुश्किल है, बड़ा स्टेट है, चलाना मुश्किल है, शासन व्यवस्था जो है कुशल नहीं, अच्छा नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन लोगों को लगा कि भैया ये डिवीजन इस तरह से हुआ है कि मुस्लिम आबादी थी बंगाल में। ठीक है, मुस्लिम आबादी थी, बहुत बड़ी आबादी थी, मुसलमानों की मेजॉरिटी में थी। तो इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया कि भैया आधे से कम मुस्लिम चले गए उधर, और यानी कि हिंदू मेजॉरिटी पे जहां था वहां हिंदू को माइनॉरिटी कर दिया, और जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में था वहां मुस्लिम को माइनॉरिटी कर दिया। इस तरह से लकीर खींचा, बड़ा दिमाग लगा करके, ताकि यहां से इसका जो है अपना सांसद वगैरह चुन करके ही नहीं आए, इतना ज्यादा माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो जाए कि लोग कंफ्यूज रहे आपस में। ठीक है, तो इसके खिलाफ जो है ना 1905 में क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन चला। तो बंगाल का विभाजन जब हुआ था तो प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल के विभाजन के उपरांत कौन सा आंदोलन चला था? तो याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी सन 1905 ईस्वी में।
स्वदेशी आंदोलन। क्या स्वदेशी आंदोलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे? आंसर है नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी तो भारत में थे ही नहीं 1905 में। ठीक है, वो तो 1914 में भारत आए। ठीक है, मिल जाएगा जी। अंकिता सोनी, कितनी बार कहा है कि जो भी पढ़ाएंगे उस चैप्टर को जब खत्म हो जाएगा, पूरा टेस्ट वगैरह करा देंगे, उसके 2 दिनों के अंदर आपको एसपी नोट, शॉर्ट प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसके उपरांत स्वदेशी आंदोलन चला। अब देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। जो मुस्लिम लीग है ना, अली जिन्ना वाली, है ना, उसकी स्थापना हुई सन 1906 में। क्या अली जिन्ना ने इसकी शुरुआत की थी? नहीं। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है, इसमें आगे थे सर आगा खां। कौन थे? आगा खां। और ढाका के एक नवाब थे जिसका नाम था सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ये दोनों ने मिलकर के अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव रखा सन 1906 में कि भैया हमको जो है अलग से एक पार्टी बनानी है, कांग्रेस के साथ नहीं रहना, हमको अलग से एक पार्टी बनानी है, नाम रखना है मुस्लिम लीग। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसकी इजाजत दे दी और सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। और इसके मेन हीरो थे, करता धरता थे आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान। अली जिन्ना का तो यहां पर अता पता भी नहीं था। लॉर्ड हार्डिंग ने सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस ले लिया। ये जो स्वदेशी आंदोलन चला, इस पे इतना बवाल कटा पूरे देश के अंदर में, और खास करके बंगाल के अंदर में इतना ज्यादा कुछ यहां पर हुआ कि बाद में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। किसने किया था? यार देखिए, लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ, बवाल ढेर हुआ, तो इसको बुला लिया अंग्रेजों ने। इसके जगह पर लॉर्ड हार्डिंग आए। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग को लगा कि भैया बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया जाए, तभी लोग शांत बैठेंगे। और सन 1911 ईस्वी में, है ना, बंगाल के विभाजन को वापस कर लिया गया। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और वापस कब किया गया था? 1911 में। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। वापस किसने लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लिया। ध्यान में रखिएगा। और बंगाल के विभाजन के उपरांत कौन सा आंदोलन हुआ था? नाम याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। और 1911 में बंगाल विभाजन को फाइनली जो है वो रद्द कर दिया गया था। ठीक है, वो यहां से क्या हुआ, पूरी तरह से इसको रद्द कर दिया गया था। ये थी आपकी पहली क्लास। ठीक है, ये थी आपकी पहली क्लास। चूंकि पहली क्लास थी इसलिए इसको ज्यादा लंबा नहीं रखे, बहुत सारा डिटेल में बहुत सारी बात हम इसमें जाने। ये पीपीटी आपको आज जो है शाम तक अपलोड हो जाएगी। जो भी क्लास होगी ना वो शाम तक अपलोड हो जाएगी। और कोई क्लास शाम वाली होगी, रात वाली होगी, ठीक है, शाम वाली होगी तो वो सुबह में अपलोड होगी। जितनी भी क्लास दोपहर से पहले की होगी, जो भी 12 बजे से या 2 बजे से पहले की क्लास होगी, वो सेम डे में अपलोड हो जाएगी। जो क्लास शाम में होगी या 4 बजे होती है या 3 बजे होती है ना, साइंस की क्लास जैसे 3 बजे होगी, तो उसमें अपलोड होने का ऑप्शन हमें 2 घंटे के बाद मिलता है ऐप पर। जब वो वीडियो प्रोसेसिंग, जो वीडियो अभी पढ़ा है, ये वीडियो तुरंत आपको रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये वीडियो जितनी बड़ी होगी उतना टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में। ठीक है, ये वीडियो अगर आधे घंटे की है तो 1 घंटे के अंदर आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। ये वीडियो अगर 1 घंटे की है तो 2 घंटे बाद अवेलेबल होगा। अगर 2 घंटे की वीडियो है तो 3 घंटे के बाद अवेलेबल होगा। तो 2 से 3 घंटा प्रोसेसिंग में लगता है। छोटी वीडियो हो तो आधे घंटे 20 मिनट में भी प्रोसेसिंग होकर के ऐप पर आ जाती है। तो अभी शुरुआत में आपको ये वीडियो नहीं दिखेगा, हो सकता है आधा घंटा 40 मिनट बाद ये प्रोसेसिंग होकर के ऑटोमेटिक आ जाए। क्लियर है? तो इसको लेके चिंता नहीं करना है। नोट्स इसका ये वाला जो पीपीटी है ये भी आपको मिलेगा। इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हो, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन शेयर वेयर ज्यादा आप करना नहीं, क्योंकि कहां ये आप समझते हो 42 चैप्टर सिर्फ इसमें है। 42 चैप्टर सिर्फ सोशल साइंस के अंदर में। और इसमें लेक्चर कितना हो जाता है पता है? इसमें लेक्चर हो जाता है, डाउट क्लास को छोड़ करके जो डेली पढ़ाई होगी 86 क्लास हो जाता है। और इन 4 महीनों में कम से कम 15-16 जो है आपको डाउट क्लास हो जाएगा। तो अगर हम 14 भी जोड़ लेते हैं तब भी 100 क्लास हो गया। तो 100 पीपीटी तो ऐसे बन गया सिर्फ सोशल साइंस के अंदर में। ठीक है, 100 पीपीटी तो ऐसे ही बन गया। तो इस तरह से रीजनिंग में फिर 80-90 पीपीटी बने, हाँ 80-90 पीपीटी बनेगा। फिर आपको मैथ में 100 पीपीटी बन जाएगा। साइंस में आपको लगभग 100 पीपीटी बन जाएगा। हिंदी में आपको लगभग 60-70 पीपीटी बन जाएगा। 60 क्लास के आसपास लगेगा, 50-60 क्लास।
तो इतनी जो हजारों पीपीटी होगी, ये आपके दोस्त को जो आप शेयर करोगे, क्या उससे ये 10 20 50 से पीपीटी से काम चल जाएगा? या वो 1000 पीपीटी को अरेंज करके रख पाएंगे? नहीं। तो पीपीटी सबसे अच्छा अरेंज रहेगा आपके ऐप के अंदर में। तो कभी भी पीपीटी को डाउनलोड करके फोन में भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको प्रिंट आउट कराना होगा तो A4 में जब शॉर्ट नोट्स देंगे तो उसको प्रिंट आउट करा लेना। जब 5-10 चैप्टर आ जाए तो एक बार डाउनलोड करके व्हाट्सअप कर लीजिए अपने फोन में या अपने पापा के फोन में, और वही व्हाट्सअप जो है, जो कैफे वाले हैं जो आपका प्रिंट आउट करते हैं, उनके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और बोलिए कि इसको प्रिंट आउट कर दीजिए, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब पे ज्यादा आपको सिर्फ रिवाइज करना है, बहुत ज्यादा इसको स्टोर करने की कोशिश नहीं करना, फोन को नहीं भरना है, ठीक है। चलिए, यहां तक थी आपकी क्लास। अब देखिए, जो लोग अभी तक कोर्स आपके भाई बहन नहीं लिए हैं, ठीक है, तो 1180 रुपए में मास्टर साहब बैच को जल्दी से परचेज कर लें, क्योंकि क्लास शुरू हो गई है। आज भी 7 घंटे की क्लास है आपकी। कितने घंटे की क्लास है? 6 से 7 घंटे की क्लास रोज होगी, 6 घंटे की क्लास रोज होगी। और जिस दिन इंग्लिश की क्लास होगी, सप्ताह में 3 दिन इंग्लिश की क्लास होती है, तो आप 1.5 घंटा और जोड़ लो तो 7.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। ये सरस्वती बैच है, डीएलएड की एक पहली बैच है। तो जिनको डीएलएड की सिर्फ एक बैच चाहिए, सिर्फ डीएलएड की तैयारी करना है, तो एक बैच ही उनके लिए काफी होगा, तो वो सरस्वती बैच ज्वाइन कर लें। 999 का फी में आप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा 999 में, 799 में किया था। अब भी 799 में ही आ रहा है। अगले 4-5 दिनों तक और हम इस ऑफर को बढ़ा रहे हैं। तो आपके जो भी भाई बहन हैं, है ना, या आप लोगों में से जो भी लोग डेमो देख रहे हैं या YouTube पर भी देख रहे हैं, तो जल्दी से आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए। ऐसे मैं प्रोसेस बता देता हूं कैसे परचेज करना है। फोन नहीं करना है, फोन काफी ज्यादा आ रहा है आप लोगों का, डेली 1000 कॉल आ रहा है, आप समझ रहे हैं। जो 2-3 लोग बैठे हैं फोन उठाने के लिए, परेशान है वो। इतने ज्यादा बच्चों का क्वेरी आ रहा है कि सर कैसे कोर्स खरीदें, कैसे करें, हमको ज्वाइन करना है। तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, कॉल मत करिएगा आप। ड्रीम सेवक लर्निंग है, प्ले स्टोर पर आप भी बताइएगा, ऐसे ही किसी को करके दीजिएगा, अपने हैंड से ऐसे करके देना है, छोटे भाई बहनों को, दोस्तों को जोड़ना है। प्ले स्टोर से ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप डाउनलोड करके पहले इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल एक बार हो जाता है ना, ये लोगो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, यहां पर नीचे ये रेड कलर का ये सब लगा होगा, इससे आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। फिर आप रजिस्टर कर लीजिएगा, नाम मोबाइल नंबर डाल करके। जैसे ही ऐप के अंदर आएंगे, रजिस्टर करते ही पेड कोर्स का ऑप्शन होगा, यहां पर मास्टर साहब बैच होगा 1180 वाला, यहां पर सरस्वती बैच 1 होगा जो कि 799 का अभी ऑफर में मिल रहा है, ठीक है। 999 का है, लेकिन अगले 4-5 दिनों तक आपको 799 में आएगा। तो पेड कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। पेड कोर्स पर क्लिक करते ही, है ना, इसके अंदर में जो भी बैच लेना है वहां पर व्यू डेमो का ऑप्शन होगा। अब तो डेमो आने लगा है, आज से क्लास आने लगी है, तो आप व्यू डेमो पर जाकर के पहले सारे ही सब्जेक्ट का डेमो देख लीजिएगा। आज की जैसे क्लास होगी सब डेमो में फ्री में अवेलेबल होगा, आप व्यू डेमो में देख लीजिए। व्यू डेमो में देखने के बाद आप क्या कीजिए, जब खरीदने का मन हो तो बाय नाउ पर क्लिक कीजिए। बाय नाउ पर क्लिक करते ही पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, और फोन पे, गूगल पे या दोस्त में से किसी का भी यूपीआई आईडी है तो उसका यूपीआई आईडी डालिए, उसके मोबाइल पर तुरंत फोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसको बोलिए तुरंत खोल करके वहां से पेमेंट कर दें और आपका कोर्स जो है एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब भी पेमेंट हो रहा होगा तो आपको आगे पीछे नहीं करना है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आपके घर में अगर 2 फोन है, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इस ऐप का लॉगिन जो है अपना जिस फोन में फोन पे है ना, जिस फोन में फोन पे है आप उसमें कर लीजिए, ठीक है। 2 फोन है ना, 2 फोन है, लेकिन जिसमें यूज करना है उसमें नो फोन पे, उसमें फोन पे नहीं है या गूगल पे नहीं है। तो क्या करें, यूज करना है जिस फोन में, तो देखो जिस फोन में यूज करना है कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिसमें यूज करना है वही नंबर से आप रजिस्टर कर लीजिए, उस नंबर से आप रजिस्टर कर लीजिए। और जिस फोन में, है ना, जिस मोबाइल में आपका, जिस मोबाइल में, है ना, फोन पे है ना, फोन पे है, अब उसमें दोबारा से लॉगिन कीजिए, ऐप उसमें भी डाउनलोड कीजिए और लॉगिन कर लीजिए दोबारा से क्या कीजिए, लॉगिन कर लीजिए। एक बार लॉगिन कर लेंगे, कौन नंबर से लॉगिन करना है, यही नंबर से, जो स्टूडेंट का नंबर है उससे लॉगिन कर लीजिए और कोर्स को खरीद लीजिए और फिर यहां से लॉग आउट हो जाइए, फिर स्टूडेंट को बोलिए कि अपने वाले फोन में
वो लॉगिन करे वही सेम अपने नंबर से ही, तो उनको कोर्स जो है माई कोर्स में दिखाएगा। अब माई कोर्स में कोर्स कहां दिखता है ये भी देख लीजिए, यहां पर नीचे देखिए माई कोर्स का एक सेक्शन है, यहीं से आपको लाइव क्लास वगैरह दिखती है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टाइम टेबल ये सब भी डाल देंगे हम, तो वो सब दिखने लगेगा। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सिक्योर रखे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने बैच लिया है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको व्यू डेमो में जाएंगे तो वहां पे भी पीवाईक्यू का सेक्शन है, वहां से 10 जो शिफ्ट है 10 तारीख तक का, 1 से 10 तारीख तक का सारा शिफ्ट का फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी 10 तारीख से आगे का डाउनलोड करने के लिए आपको कोर्स को परचेज करना होगा, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास सोशल साइंस वाली। हिंदी की क्लास भी जल्द शुरू होगी और इसका जो पार्ट 2 है वो हम लोग कल करेंगे, फिर पार्ट 3 करेंगे, तब ये चैप्टर खत्म होगा, फिर इसका टेस्ट करेंगे। तो कल से थ्योरी में मैं आपके लिए 4-5 प्रश्न लेके आऊंगा, जो भी थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके प्रश्नों को भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। तो दिल से धन्यवाद। आई होप कि ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा और सबसे इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है ये, ठीक है। तो खाना पीना खाइए और एंजॉय कीजिए क्लास को, दिल लगा करके पढ़िए। आपका गवर्नमेंट कॉलेज जो है कंफर्म है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ टेस्ट वगैरह खूब लगाते रहिए और जो क्लास वगैरह है उसको देखते रहिए और बाद में रिवीजन वगैरह भी आप नोट्स वगैरह से करते रहिए। दिल से धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।